हेलो गाइस, वेलकम टू गुड। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी ना यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे आप सब। बढ़िया है सर। हम लोग सब बढ़िया हैं। ओके, आई होप आप सब भी घर में अच्छे ही होंगे। बाहर लॉकडाउन के समय सारी जगहें बंद हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है। तो इस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लॉकडाउन के समय। आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक लॉकडाउन हट गया होगा, कोरोना वायरस ख़त्म हो गया होगा, या शायद लॉकडाउन चल रहा होगा तब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो बस मैं तो ऊपर वाले से ही मनोकामना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो, कोरोना वायरस पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सब घर में रहें, आज बेहतर रहे, घर में ही रह के बढ़िया पढ़ें। तो मुझे क्यों बुलाया घर से? मुझे भी घर में रहना था। पढ़ना है कि नहीं तुम्हें ये बताओ। पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। तो बस शांत रहो, पढ़ा रहे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर चुकी थी। मैंने 3 पार्ट्स में पिछले दिल्ली सल्तनत के जो पहला वंश था गुलाम वंश उसको ख़त्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, तीनों पार्ट्स की लिंक है। आप तीनों पार्ट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ मत पढ़िए आप दिल्ली सल्तनत, आप बस ये कॉन्सेंट्रेट होकर आप वीडियोस को देखें, आपको अपने आप सब चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। और अभी तो मैं दिल्ली सल्तनत की बहुत सी ऐसे पार्ट्स आएंगे, क्योंकि देखिए इसमें 5 वंश हैं। तो अब 5 वंश को मैं अगर एक ही वीडियो में कन्वर्ट करूँ तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो उतनी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको पार्ट्स में बताता हूँ तो पार्ट्स में आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एक लेक्चर में आप कितना समझेंगे आप ही बताइए। तो एज योर विश, आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको पूरा एक डायनेस्टी का एक वीडियो में चाहिए या पूरी दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो में चाहिए, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा आपके लिए बना दूंगा। बट मेरे हिसाब से कि अगर आपको एक पर्टिकुलरली पार्ट्स मिले, या किसी एक सुल्तान के बारे में एक पार्ट मिले उसकी, या समझ लीजिए पूरी बायोग्राफी आपको मिल जाए, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो देखिए लास्ट वीडियो में कौन मर गया रहा। सर मुझे पता है, कैकुबाद मरा रहा। करेक्ट, कैकुबाद मर गया रहा। तो कैकुबाद को किसने मारा रहा दोस्तों? खिलजी फैमिली ने मारा रहा। और वो कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब हम दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों खिलजी वंश के स्थापक कौन है, या हम बोले फाउंडर कौन है खिलजी वंश के, तो वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 6 सालों के लिए था, 1290 से लेके 1296 एडी तक। इन 6 सालों में उनने खिलजी डायनेस्टी को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया था कि हाँ चलो कि दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश आ चुका है। तो दोस्तों जो पहले रूलर है, मैंने उनका नाम आपको बता दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह नहीं, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बोलो एक बार और। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। करेक्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए हिस्ट्री में फिरोज शाह शाह बहुत होंगे, लेकिन ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो खिलजीस लोग थे वो लो अफगान ब्लड के थे, मतलब यानी नीची जाति के अफगान थे। तो जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे जो दिल्ली में पहले से ही थे, जो जिनको आमेर बोला जाता है, तो वो उनको बहुत ही हेट करते थे, उनसे बहुत ही घृणा करते थे। किनसे? खिलजियों से, क्योंकि वो एक उच्च खून के नहीं थे, यानी हाई बर्थ के वो लोग नहीं थे। वो बोलते हैं ना नीची जाति के थे उन लोग। सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो नीची जाति के थे खिलजी वंश। इसलिए जो बड़े लोग थे जो ऊंची जाति के आमेर थे, वो उनसे बहुत घृणा करते थे, उनसे यानी दूर ही रहना पसंद करते थे, और उन लोग नहीं चाहते थे कि खिलजी वंश यहाँ आके शासन करे। तो दोस्तों मैंने आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बता दिया, उनमें ज़्यादा पढ़ने लायक का कुछ है नहीं। आपको बस उसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि उनका टाइम पीरियड क्या था, जो 1290 से 1296 तक था। वो फाउंडर थे, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो फाउंडर थे खिलजी वंश के। और एक और बस उनकी जो डेथ हुई वो कैसे हुई, वो बहुत ही यानी थोड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की डेथ है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। कि अब आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ हाँ पता है, आपने पद्मावत पिक्चर देखी है, रणवीर सिंह ने बहुत बखूबी किरदार निभाया रहा अलाउद्दीन खिलजी का। वह वही, मैं उसी अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूँ। तो आपने वो मूवी देखी होगी, तो वही अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था, और उसी की बेटी से इसने शादी कर ली थी। तो अभी उसका क्या हो गया? दामाद भी कहलाया, यानी वो उसका दामाद भी कहलाया और भतीजा भी कहलाया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
तो इन लोग तो साथ ही में पहले काम करते थे कि हाँ चलो किसी राज्य को लूटना है तो वहाँ चले गए, हाँ चलो इधर जाना हम वहाँ चले गए। तो इन लोग साथ में काम करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन के मन में सुल्तान बनने का लालच आया। तो उसने क्या किया कि एक षड्यंत्र रचा। तो इस षड्यंत्र के चलते जलालुद्दीन का मर्डर हो जाता है। और वो कौन करता है? कोई और नहीं, अलाउद्दीन खिलजी करता है। वो उसकी गर्दन काट देता है और पूरी दिल्ली में घुमा देता है कि लो भैया, ये सुल्तान मर गया, अब मैं रहूँगा सुल्तान। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, अब खिलजी वंश की ही नहीं, पूरी दिल्ली की आन बान शान आने वाला है। वो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों। ये क्या करने लगे तुम? महाराज आ रहे हैं ना, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अरे मेरे समझने का मतलब समझो तो यार, कुछ भी। शांत रहो। अब दोस्तों होता ये है कि जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की वाइफ थी मलिका जहां, वो अपने छोटे बेटे कादिर खान इब्राहिम को सुल्तान बना देती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई, वो अलाउद्दीन खिलजी ने की, तो उसके तुरंत बाद वो बिना वक्त ज़ाया करे वो उसको सुल्तान बना देती है और अपने बड़े लड़के को मुल्तान भेज देती है वहाँ का गवर्नर बनने। अब होता ये है कि अलाउद्दीन को पता चल जाता है कि मैं सुल्तान बनने वाला था, लेकिन इन्होंने किसी और को बना दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन अपनी पूरी फोर्स लेके दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। ये खबर सुनते ही मल्लिका जहां और उसका जो बेटा था जो सुल्तान बना रहा कादिर खान इब्राहिम, ये दोनों बहुत घबरा जाते क्योंकि इनके पास कोई फोर्स नहीं थी लेकिन बहुत कम थी। जो जितनी भी फोर्स थी वो अलाउद्दीन की तरफ आ चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोटली बिस्तर बांधी और दौड़ लगा दी बिल्कुल। और फिर जब से जो गायब हुए तो हिस्ट्री में अब इनके बारे में कोई पता नहीं चला। इतना खौफ था अलाउद्दीन खिलजी का। इतना खौफ था अलाउद्दीन खिलजी का कि वो लोग भाग गए? इतना खौफ? हाँ, इतना खौफ था अलाउद्दीन खिलजी का। अब आप सोच सकते हैं कि उन लोग सुल्तान बनने के बाद भी वो सुल्तान का पद छोड़ के वो भाग गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूरा रास्ता साफ हो गया। अब वो आए अलाउद्दीन खिलजी कि हाँ अब हम राजा बन गए हैं, यहाँ के सुल्तान बन गए हैं, अब हम यहाँ पर राज करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता देता हूँ कि उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती। तो पहली आती है गुजरात। गुजरात जो 1299 1299 में लड़ाई हुई थी वहाँ पर, तो वो जीता। फिर रणथंबोर आया 1301 में, उसको जीता। फिर उसके बाद वो मेवाड़ में लड़ने गया जो 1303 में जीत के आया। फिर उसके बाद वो मालवा में लड़ने गया, 1305 में जीत के आया। अब अभी तक दोस्तों जो नॉर्थन पार्ट था इंडिया का, जहाँ दिल्ली मालवा मेवाड़ ये सब पड़ते हैं, वहाँ पर उसने जीत हासिल कर ली थी। अब उसने सोचा कि हम साउथ में भी जाके जीते हैं, तो साउथ में जाता है अब वो। तो 1311 तक अब वो साउथ की तरफ बढ़ चुका था, तो वो पहले जाता है देवगिरी में। देवगिरी में भी वो जीत के आता है। अच्छा एक बात बताइए, देवगिरी तो अब नाम नहीं है, अब उसका नाम दौलताबाद हो गया है। तो ये बताइए कि कौन से सुल्तान ने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया? मैं आपको हिंट दूं? बोलिए, चाहिए हिंट? चलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ। अब खिलजी वंश के बाद जो वंश दूसरा आएगा वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का एक सुल्तान है जिसने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से सुल्तान का नाम है। अब देखिए, अब हम एक एनालिसिस करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको साउथ में जीत हासिल कैसे हुई। देखिए साउथ में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स बन चुके थे पहले ही, और वो आपस में ही लड़ाई करते रहे। और मैं बता दूं वो छोटे छोटे थे, बड़े नहीं थे, छोटे छोटे। आपने विजयनगर अंपायर का नाम सुना होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं बना था जब तक अलाउद्दीन खिलजी था। अभी वहाँ पर छोटे छोटे किंगडम थे तो वो आपस में ही लड़ाई भिड़ाई करते रहते थे। तो इसी का फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया और वो एक दूसरे के खिलाफ भड़का भड़का के उसने सब के साथ हाथ मिला के एक दूसरे को ही हराया और जिनके साथ हाथ मिलाया उनको भी हरा दिया। तो इससे वो साउथ में कब्जे जमा लिया। अब दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी के अब कुछ सिस्टम्स में जाते हैं कि उसने क्या क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। तो पहला सिस्टम आता है दोस्तों दाग एंड चेहरा, मतलब इंग्लिश में बोले तो मार्क एंड फेस। देखिए ये दोनों अलग अलग है, दाग एंड चेहरा। दाग और चेहरा मतलब ये एक ही नहीं कि दाग और चेहरा, ये अलग अलग है। दाग और चेहरा, दाग का मतलब होता है फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, और चेहरा का मतलब सोल्जर्स की मार्क्स के लिए। देखिए सीधी बात, सीधी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जो दाग है, दाग का मतलब है कि जो उसके पर्सनल घोड़े थे सुल्तान के, कहीं वो कोई अदला बदली तो नहीं कर दे रहा उसके घोड़ों के साथ। देखिए घोड़े उस समय बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बोल सकते तो एक चीज़ हुआ करती थी जिससे वो युद्ध जीता करते थे। क्योंकि अगर उन लोग घोड़े, उनके पैर समझ लीजिए, अगर उनके पैर ही नहीं रहेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे।
तो घोड़ों की वो बहुत अच्छे से परख रखते रहे। अगर सुल्तान का घोड़ा कोई बदल दे और वो कोई विकलांग घोड़ा अगर उसको दे दे तो वो तो वैसे ही लड़ाई में जाएगा, तो वो कैसे पहुंच पाएगा और हार जाएगा। इसलिए वो सब घोड़ों में एक मार्क लगवाया करता था कि हाँ कि ये घोड़ा कैसा है, इसमें क्या कैपेबिलिटी है, ये कितना तेज दौड़ सकता है, ये एक मार्क रहता रहा, इसको दाग बोलते हैं। और अब आता है चेहरा। चेहरा में ये रहता रहा कि जो सोल्जर्स उसके थे, तो ये जो सोल्जर थे इनकी एक बायो, जैसे हम बोल सकते हैं सोल्जर्स के बारे में एक बायोडेटा लेना कि कौन सा सोल्जर हमारे पास है, उनका पूरा डेटा लेना। सीधी भाषा में समझाओ तो उनका एक पूरा डेटा लेना सोल्जर के बारे में कि आप कैसे दिखते हैं, आपके इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि नहीं, आपकी हाइट हेल्थ वगैरह वगैरह, ये सब चेहरे में कहलाते हैं। तो इसी को दाग और चेहरा बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी ने जो 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे वो मैं बता देता हूँ। 4 ऑर्डिनेंस मतलब 4 विधेयक, सीधे से बोले तो एक रिफॉर्म्स की तरह ले लीजिए आप उसको, कि उसने 4 ऐसे ऑर्डिनेंस पास किए थे जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं नोबल्स के अगेंस्ट में थे, क्योंकि बहुत सारे नोबल्स कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे सुल्तान के खिलाफ, तो उन्हीं के लिए उसने 4 ऑर्डिनेंस लेके आया था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ऑर्डिनेंस, ये 4 ऑर्डिनेंस आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा रूलर, कौन से सुल्तान ने ये पास किए थे। अब सुन लीजिए ध्यान से 4 ऑर्डिनेंस कौन कौन से। पहला कि जो फ्री की ज़मीन है, ये जो मुफ्त में ज़मीनें बांटी जाती थी उन पे जब्ती लगा दी, जिनको भी फ्री में ज़मीनें दी गई थी उनसे वापस ले ली, और जो अब ज़मीनें दे रहा था उनसे अब मना कर दिया कि अब फ्री में कोई ज़मीनें नहीं देगा वहाँ पर। और जो धार्मिक पैसा था, जो मंदिरों में बहुत पैसा जमा हुआ करता था, उन पे भी वो हक जमाने लगा, उसकी भी जब्ती शुरू हो गई। और अब अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा ऑर्डिनेंस ये था कि उसने एक स्पाई सिस्टम बना, तो एक उसने जासूसी विभाग बना दिया जिससे वो उन पर नजर रखेगी, जो भी छोटी छोटी बातें, जो खतरे की बात है वो सुल्तान को जाके बताया करेगी। तो इस हिसाब से उसने इसका निर्माण किया। तीसरा दोस्तों, बैन ऑफ यूज ऑफ वाइन। देखिए जो वाइन थी तो उन पे भी उसने कड़क पाबंदी लगा दी थी कि अब उसके राज्य में कोई भी शराब नहीं बिक्री होगी, कोई शराब नहीं पिएगा। अब जो चौथा था वो नॉवेल्स के लिए ही था डायरेक्ट, कि नॉवेल्स जो है वो सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, मतलब अब वो खड़े होके या आपस में बैठ इकट्ठा बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है जब 4 लोग बैठते हैं तो किसी ना किसी के बारे में बुराई करते हैं या किसी न किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए वो उनसे सोशल गैदरिंग करने को मना कर दिया था। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवा के गया, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो आर्किटेक्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें का निर्माण करके गया था, लेकिन जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत पूछी जाती है। पहला है अलाई दरवाज़ा और दूसरा अलाई फोर्ट, अलाई किला। ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी ने बनवा गया। आपको नाम ही से पता चल रहा होगा अलाई, अलाई अलाउद्दीन है ना, अलाई दरवाज़ा। देखिए अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार है उसका फ्रंट गेट है, एंट्रेंस गेट है, जहाँ से कुतुब मीनार में हम एंटर होते हैं वही अलाई दरवाज़ा कहलाता है। अगर आप गए होंगे कुतुब मीनार तो जो जहाँ से आप एंट्री करते होंगे तो वही अलाई दरवाज़ा कहलाता है, उसी को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और अलाई किला वो अलग है, वो भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया रहा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हजारी सूतन मतलब एक उसने एक पैलेस बनवाया रहा, एक महल बनवाया रहा जिसमें 1000 पिलर्स है दोस्तों, स्तंभ थे, 1000 स्तंभ, जिसको हिंदी में बोला जाता है हजारी सूतन। ये भी उसने बनवाया रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में इकोनॉमी बढ़े, पैसा बढ़े, उसके लिए उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए रहे, जिसमें से पहला था कि फिक्स कमोडिटीज प्राइस, मतलब जो सामान की जो कीमत है उनको उसने फिक्स करके रखा रहा। हाँ लेकिन कम नहीं किया रहा, इतना याद रखना, जो सामान की कीमत है उनको कम नहीं किया, भले ही थोड़ा बढ़ा दिया लेकिन फिक्स करके रखा रहा, जिससे एक अमाउंट निकल के आ पाए जो आगे चल के जो राज हो उसमें ही वो पैसा लगे। तो उसने 3 तरह के मार्केट बना के रखे रहे। पहला था फूड ग्रेन्स मार्केट, मतलब राशन की दुकानें, कॉस्टली क्लॉथ्स बोले, कपड़े लत्तों के, उसका उसने मार्केट बना के रखा। और तीसरा था जैसे स्लेव्स हो गए, भेड़ बकरी हो गई, घोड़े हो गए, ये सब बिकने की वगैरह की चीज़ें उसने तीसरे में रखी रही। तो ऐसे 3 मार्केट उसने बनवाए थे अपने दिल्ली में। तो दूसरा दोस्तों है कैंसिलेशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बता चुका है कि जो मुफ्त में ज़मीनें बांटा करते थे उसमें भी उसने पाबंदी लगा दी, क्योंकि मुफ्त में ज़मीन देना कहीं ना कहीं इकोनॉमी को गिराना, पैसे नहीं आना, इसलिए उसने फ्री में ज़मीनें देना बंद कर दी थी और जिनको भी दी थी उनसे वापस ले ली थी। और तीसरा आता है दोस्तों इंक्रीज इन टैक्स, जो दोस्तों कर होती है टैक्स, उसको उसने बढ़ाया जिससे इकोनॉमी बढ़े, पैसा आए, खजाना भरे दोस्तों।
तो ये थी उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैंने आपको तीनों बता दिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। अब अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे होती है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो था ही ग्रेट। तो अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी तो था ही ग्रेट। अलाउद्दीन खिलजी को तो कोई मारा नहीं, वो बीमारी से ही दोस्तों मर गया। 1316 में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है बीमारी के चलते। तो इधर ही से अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। और मैं आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, उसमें भी आप मुझे ईमेल करके सवाल पूछ सकते हैं।